वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में हुई मरकजी काबीना की मीटिंग में लिए गए अहम फैसले। रबी फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमतों में किया इजाफा। किसानों के मफाद में गेहूं के MSP में 40 रुपये फी क्विंटल का इजाफा। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अनुराग ठाकुर ने कहा, किसानों का मफाद सरकार की आला तरजीह। RBI की माली पॉलिसी ने महंगाई पर काबू पाने के लिए मुसलसल दूसरी बार शरह सूद में किया इजाफा। रेपो रेट मौजूदा 4.40 से बढ़ाकर 4.90 किया गया। रेपो रेट की शरह में 50 पॉइंट का इजाफा करने का फैसला। रिजर्व बैंक ने माली साल 2022-23 के लिए शरह नमू का तखमीना रखा बरकरार। हकीकी GDP 7.2% रहने का अंदाजा। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने माली तालीमी प्रोग्राम के तहत मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस का किया इफ्तिताह। सरमाया बाजार के बारे में तलबा के दरमियान बेदारी फैलाने के लिए 30 दिनों के अंदर 75 शहरों के 75 कॉलेजों में जाएगी एक्सप्रेस। कोर्स पहुंचेगा 12 ज़बानों में 4000 तलबा तक। वज़ीर ख़जाना ने नेत्र पोर्टल और मोबाइल ऐप किया लॉन्च। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह वियतनाम के दौरे पर। वज़ीर दिफा ने वियतनाम के कौमी वज़ीर दिफा जनरल फ़ान वान ग्यांग के साथ की 2 तरफ़ा मीटिंग। गौर ख़ौज़ के बाद दोनों रहनुमाओं ने 2030 की तरफ भारत वियतनाम दिफाई शराकतदारी पर जॉइंट विजन स्टेटमेंट पर की दस्तखत। कश्मीर के गांदरबल जिले में सालाना माता खीर भवानी मेले की हुई शुरुआत। कश्मीरी पंडितों और सयाहों ने खीर भवानी मंदिर में मत्था टेका। बड़ी तादाद में अकीदतमंदों के पहुंचने से गांव में नजर आया जोशो खरोश। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडित बहनों और भाइयों को ज्येष्ठ अष्टमी की दी मुबारकबाद। और टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लखेरा ने पैरा शूटिंग आलमी कप में सोने का तमगा जीतकर रकम की तारीख। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी मुबारकबाद। कहा, आप कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छूती रहें और दुनिया को देती रहें तरक्की। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। तफसील से अब खबरों पर नजर डालते हैं। मरकजी हुकूमत ने 2022-23 में फसलों की खरीदारी के लिए रबी फसलों की कम अज़ कम इमदादी कीमत में इजाफा करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आज हुई इक़्तिसादी मामलों की काबीना कमेटी की मीटिंग में ये फैसला किया गया। सरकार ने गेहूं समेत 6 रबी फसलों का MSP बढ़ा दिया है। इसका मकसद किसानों को ये पैगाम देना है कि MSP पर मबनी खरीद का अमल जारी रहेगा। गेहूं का MSP 40 रुपये फ़ी क्विंटल बढ़ाकर 2015 रुपये फ़ी क्विंटल कर दिया गया है। जौ का MSP 35 रुपये बढ़ाकर 1635 रुपये फ़ी क्विंटल कर दिया गया है। इसके अलावा चने का MSP 130 रुपये बढ़ाकर 5230 रुपये फ़ी क्विंटल और मसूर का MSP 400 रुपये फ़ी क्विंटल बढ़ाकर 5500 फ़ी क्विंटल कर दिया गया है। दूसरी तरफ सरसों का MSP 400 रुपये बढ़ाकर 5050 रुपये फ़ी क्विंटल और सूरजमुखी का MSP 114 रुपये बढ़ाकर 5441 रुपये फ़ी क्विंटल कर दिया गया है। आज की बैठक में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 2022-23 के लिए खरीफ की 14 फसलों की सब वैरायटी सहित 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP का अनुमोदन किया गया है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि बुआई के समय अगर किसानों के ये आश्वासन होता है कि क्या दाम मिलने वाला है, तो उससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उनको दाम भी बेहतर मिल पाते हैं। अगर आज की मैं बात करूं तो MSP के जो दाम बढ़े हैं, तिल की MSP में 523 रुपये की वृद्धि इस साल होगी। ज्वार मालदंडी पर 232 रुपये, रागी पर 201 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड A पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। ये जैसे विभाग के ध्यान में बात आई, महिला एथलीट से भी संपर्क किया गया, उनको वापस भी बुलाया गया और जो कोच हैं उनको भी वापस बुलाकर उनके खिलाफ जांच बैठाई गई है। और जैसे जांच पूरी होती है, नियमानुसार जो भी कार्रवाई करनी होगी वो भी करेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्स में
इस तरह के कोई भी बात को ना मंजूर किया जा सकता, ना इसका कोई स्थान है। जहां एक और देश में खेल आगे बढ़ रहे हैं, खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके लिए सुविधाएं बढ़ाने के लिए टॉप स्कीम से लेकर खेलो इंडिया जैसी योजनाओं को चलाया है और खिलाड़ियों से स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े टूर्नामेंट से पहले और बाद में बात भी करते हैं, उनका प्रोत्साहन भी बढ़ाते हैं। ऐसे में चलते अगर कोई कोच ऐसी शर्मनाक घटना को अंजाम देता है, इसकी सच्चाई और तथ्यों के बीच में जाना पड़ेगा और उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की माली पॉलिसी कमेटी ने महंगाई पर काबू पाने के लिए सूद की शरहों में लगातार दूसरी बार इजाफा करने का फैसला किया है। माली पॉलिसी कमेटी की मीटिंग के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज रेपो रेट में 0.50% इजाफे का ऐलान किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की माली पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में किए गए फैसले के साथ ही रेपो रेट मौजूदा 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गया है। मीटिंग के बाद आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि माली पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में 0.50% इजाफा करने का फैसला मुत्तफ़िक़ा तौर पर किया है। The Monetary Policy Committee, that is MPC, met on 6th, 7th and 8th of June, and based on an assessment of the macroeconomic situation and the outlook, the MPC voted unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is the SDF rate, stands adjusted to 4.65%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate and bank rate, to 5.15%. The MPC also decided unanimously to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. अच्छी खबर ये है कि आलमी सतह पर तमाम चैलेंजों के बावजूद भारत की मईशत की शरह नमू के तखमीने में कोई तब्दीली नहीं की गई है। आरबीआई के मुताबिक मुल्क की जीडीपी में इस साल 7.2% के तखमीने को बरकरार रखा गया है, लेकिन पूरी दुनिया में महंगाई की शरह पर दबाव मुसलसल बढ़ रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022-23 में अफराते ज़र 6.7% रहने का इम्कान जाहिर किया है। With assumption of a normal monsoon in 2022 and average crude oil price in the Indian basket of $105 per barrel, inflation is now projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q1 at 7.5%, Q2 at 7.4%, Q3 at 6.2%, and Q4 at 5.8%, with risks evenly balanced. और आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि भारत के बैंकिंग निज़ाम की मजबूती बरकरार है। Indian banking system remains strong and its health has improved in recent years as reflected in key indicators: capital adequacy, asset quality, provisioning coverage, and profitability. Bank credit offtake has gradually improved in recent months, supported by both resilience of the banking system and progressive normalization of economic activity. और वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में आइकॉनिक वीक की तक़रीबात में शिरकत की। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने माली ख़ानदगी प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर तलबा के लिए एक ऑनलाइन सरमायाकारी बेदारी प्रोग्राम मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस शुरू किया। मार्केट का एकलव्य एक्सप्रेस 30 दिनों के अंदर 75 शहरों के 75 कॉलेजों में शुरू किया जाएगा, ताकि कैपिटल मार्केट के साथ साथ तलबा में बेदारी फैलाई जा सके। ये कोर्स 12 ज़बानों में 4000 तलबा तक पहुँचेगा। Fastest growing economies in the world. Businesses across sectors such as pharma, automotive, banking, infrastructure, etc. are growing and propelling the economy forward. Capital markets help create a more resilient financial system and drive sustainable economic growth by ensuring access to wealth for Indian retail investors.
NSDL is the first electronic securities depository in India and is one of the leading depositories in the world. It holds 89% of the market share based on demat custody value, with 2.7 crore investor accounts across 167 countries. True freedom becomes a reality when financial freedom is achieved, enabling investors to become Atmanirbhar. But out of 1.3 billion people in India, just about 7% invest in stocks. We teach our youth maths, science and history, but not investment. Financial prudence is a core life skill for participating in modern society. On the occasion of the Silver Jubilee celebration, NSDL is proud to launch Market Ka Eklavya to enlighten the young future investors with its knowledge partner, Purnatha. And I was very impressed about the name Eklavya, because even then it was a sort of distant learning, because his guru didn't keep him next to Arjuna and teach him. He was learning it from somewhere, but he was so sharp he could get it. That was also in a way distant online learning, and so the name is very appropriate. We'll have million Ekavyas who will understand how to handle themselves when they're talking about the stock market or the bond market, or what are the kind of risks, what are the mutual funds up to, and everything else like that. This Eklavya will also create a bulk of Indian citizens who will be very clear on what happens and how to handle the markets. And this is a very necessary education, and since it's so digitized and you're doing it in all the Indian languages, I'll be very happy, and I am sure the Indian citizen will immensely benefit from it. On the occasion of celebrating 75 years of independence, NSDL, along with its knowledge partner Purnatha, is proud to launch Market Ka Eklavya Express under Actions at 75. Following the footsteps of Azadi Ka Amrit Mahotsav, Market Ka Eklavya Express brings Azadi by instilling financial awareness among the youth. NSDL, technology, trust and reach. इसके अलावा वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने नेत्र पोर्टल और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिसकी मदद से 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के 600 प्रोजेक्टों का पता लगाया जाएगा और उनकी निगरानी की जाएगी। इस मौके पर वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि हमारे पास एक काबिल फ़ख्र भारत होगा जो हर भारतीय की मदद करेगा। That because of GKY, Garib Kalyan Yojana, the probability of cutting down the consumption of utilities has actually come down by 75%. So overall, the respondents of that study by KFW and KPMG has shown that assistance under the PM Garib Kalyan Yojana schemes reduce the probability of borrowing money by 67% of all respondents. वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुष्मान भारत स्कीम के आगाज़ के बाद और कोरोना की वबा के ठीक पहले के आदतुशुमार पर मबनी एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जिन रियासतों में ये स्कीम नाफिज है, वहाँ इसके इस्तेफ़ादा कुनंदगान के अपने इलाज पर होने वाले खर्च में तकरीबन 21% कमी आई है। इस मौके पर आला इक़्तिसादी मुशीर वी अनंता नागेश्वरन ने कहा कि आज हमारी मईशत को घरेलू और आलमी दोनों सतह पर चैलेंजेस का सामना है। हमें जामे शरह नमू, अफराती ज़र और मालियाती खसारे के दरमियान तवाज़ुन को मुसलसल बरकरार रखना होगा। आला इक़्तिसादी मुशीर वी अनंता नागेश्वरन ने कहा कि भारतीय मईशत 2026-27 तक $5 ट्रिलियन तक पहुँच जाएगी।
वियतनाम के दौरे पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अपने हम मनसब जनरल फान वान ग्यांग के साथ मीटिंग में हिस्सा लिया। वजीर दिफा ने कहा कि हमने बाहमी ताउन को फ़रोग़ देने और इसकी तजदीदकारी पर बात की। हमारा गहरा बाहमी दिफाई और सिक्योरिटी ताउन भारत बहरुल काहिल इलाके में इस्तेहकाम का एक अहम सबब है। उन्होंने कहा कि हमने बाहमी दिफाई ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी मामलों पर मौसर और अमली इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि तबादला ख्याल के बाद हमने 2030 के लिए भारत वियतनाम दिफाई शराकतदारी से मुताल्लिक़ मुश्तरका विजन स्टेटमेंट पर दस्तखत किए, जो हमारे दिफाई ताउन के दायरे और पैमाने को मज़ीद वसी करेगा। इससे पहले वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह अपने वियतनाम दौरे के दौरान हनोई में वियतनाम के साबिक़ सदर और बानी हो ची मिन्ह के समाधि पर गए और उन्हें ख़राज अक़ीदत भी पेश किया। राजनाथ सिंह को वियतनाम की वज़ारत दिफा के हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राजनाथ सिंह ने वियतनाम के वज़ीर दिफा के साथ दो तरफ़ा मीटिंग की। कश्मीर के गांदरबल में आज सालाना माता खीर भवानी मेला शुरू हुआ, जिसमें कश्मीरी पंडितों और सयाहों ने मंदिर में पूजा की। तलमूला गांव का ये मंदिर मुकामी कश्मीरी पंडितों का सबसे अहम मंदिर होने के साथ साथ ये कश्मीर की मुख्तलिफ बिरादरियों के दरमियान भाईचारे और मुश्तरका सकाफत की सदियों पुरानी अलामत भी है। आज मंदिर में बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों के पहुंचने से गांव का नज़ारा ही बदला हुआ है। वाज़ेह रहे कि कोरोना के 2 साल बाद अब ये मेला लगा है। गुज़िश्ता 2 साल से मेला नहीं लगा था और सिर्फ मकामी लोग यहाँ आकर पूजा करते थे, लेकिन इस बार कश्मीरी पंडित सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान खीर भवानी मंदिर पहुंचे। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर मुल्क के अवाम और खुसूसन कश्मीरी पंडित बहनों और भाइयों को मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया, सभी को खुसूसन कश्मीरी पंडित बहनों और भाइयों को ज्येष्ठ अष्टमी की मुबारकबाद। हम सभी की भलाई और खुशहाली के लिए माता खीर भवानी से दुआ गो हैं। खीर भवानी मंदिर में पूजा अर्चना करने आए जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने बताया कि इंतजामिया की तरफ से सभी इंतजामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि फ़िरका वाराना हम आहंगी बने रहना यहाँ की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी मौजूद हैं, जिन्होंने अभी अभी यहाँ पर पूजा की है। इनसे जानते हैं, सर काफ़ी एंथुसियाज्म यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रहा है, बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं, क्या कुछ अरेंजमेंट? जो भी इंतजाम करने सभी किए गए हैं और यहाँ पे लोगों का उत्साह देख करके अच्छा लगता है, तो मुझे उम्मीद है कि ये उत्साह हमेशा बरकरार रहेगा। क्या कहना चाहेंगे? और ये जो फेस्टिवल है ये कश्मीर की परंपरा का एक बढ़िया एग्जाम्पल है, तो ऐसा ही चलता रहना चाहिए। किस तरह से आप देखते हैं लोगों के जोश और जज्बे को, तमाम परिस्थितियों के बावजूद वो अपनी हिम्मत दिखाते हुए यहाँ पर आए हैं, और किस तरह से उनका सरकार में विश्वास कायम? लोगों का जो विश्वास है यहाँ की परंपरा में वो बिल्कुल अनशेकेबल है और ऐसा ही रहेगा। सांप्रदायिक सौहार्द किस तरह से, क्योंकि काफी कुछ मुस्लिम्स भी यहाँ पर लगे हुए हैं जो स्टॉल्स पर हैं या और जगह पर, चाहे वो अमरनाथ की यात्रा हो, चाहे वो यहाँ खीर भवानी की यात्रा हो, चाहे वो वैष्णो देवी हो, सभी जगह में मुस्लिम और हिंदू मिलकर ही करते हैं और इसमें कोई नई बात नहीं है और यही रहना चाहिए। यही असली ताकत है कि सारे मिलके कर रहे हैं, तभी तो सारे एक साथ हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार जो यहाँ पर आए हैं माता खीर भवानी मंदिर में, इन्होंने भी यहाँ पर पूजा अर्चना की है और उनका कहना है कि सरकार की तरफ से तमाम इंतजाम किए हुए हैं, लेकिन जो लोगों का यहाँ पर आपसी सद्भाव है, जो लोगों की भावना है, जो लोगों का जोश है, जज्बा है, वो काबिले तारीफ है और वो बना रहना चाहिए। वही कश्मीर की असली पहचान है। बीजेपी 2-3 जुलाई को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में अपनी कौमी मजलिस आमला की मीटिंग करेगी। मीटिंग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के तमाम सीनियर लीडर और ओहदेदार भी शामिल होंगे। बीजेपी के कौमी सेक्रेटरी अरुण सिंह की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मीटिंग 2 जुलाई को शाम 4 बजे शुरू होगी। 3 जुलाई शाम 5 बजे इसका इख्तिताम होगा। मीटिंग की सदारत पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा करेंगे। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से पहले होने वाली ये मीटिंग काफ़ी अहम मानी जा रही है। इससे कबल कौमी मजलिस आमला की मीटिंग नवंबर 2021 में नई दिल्ली में मुनक्किद हुई थी, जिसके बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश समेत 4 रियासतों में बड़ी जीत हासिल की थी। मीटिंग में 2024 के आम इंतखाबात पर भी बड़ी बहस की उम्मीद है।
और 2 रोज़ा मगरबी बंगाल दौरे पर पहुंचे बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा बुध को हुगली जिले के चंसोरा में वंदे मातरम भवन गए, जहां अदीब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने कौमी तराना लिखा था। वंदे मातरम भवन का जेपी नड्डा ने मुआयना किया और मुल्क को बंगाल के अदब और सखाफत के शोबे में बंकिम चंद्र के ताउन को याद किया। जेपी नड्डा ने कहा कि आज मुझे भारत की अजीम शख्सियत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मैदान अमल में आने का शर्फ हासिल हुआ है, जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल गुजारे और साथ ही साथ उन्होंने यहां कई तख्लीक़ात को सफ़ात पर उतारा। कुदरती आफात से किसानों को उनकी फसलों को होने वाली माशी नुकसान से बचाने के लिए साल 2016 में मरकज़ की मोदी हुकूमत ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की थी, जिससे जुड़कर आज लाखों किसान बगैर किसी तशवीश के ज़रूरी कामों में लगे हुए हैं और इस तशवीश से तस्फिया एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से अच्छी तरह किया जा रहा है। पेश है ये खुसूसी रिपोर्ट। भारत ज़राअत पर मबनी मुल्क है, जहां किसान खेती के जरिए अपना रोजगार चलाते हैं। हालांकि कई बार कुदरती आफात मसलन आंधी, तूफान, ज़ालाबारी, सैलाब या दूसरी कुदरती आफात के सबब किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। इस वजह से किसानों को माशी तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इन्हीं मसाइल को मद्देनजर रखते हुए साल 2016 में मरकज की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की थी। सरकार की इस अहम स्कीम का मकसद किसानों की फसलों को कुदरती आफात से हुए नुकसान से बचाना है। ये बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि ये सारे प्राकृतिक जोखिमों को इसके अंदर इंश्योरेंस किया जा रहा है। और एक तरफ से हम देखेंगे, क्योंकि इसमें प्रीमियम रेट जो है, प्रीमियम दरें जो है उसकी कम से कम 10 से 15% ही किसान को देना पड़ता है। फसल बीमा के शोबे में मुल्क की सबसे बड़ी फसल बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक अहम रोल अदा किया है। आदतुशुमार पर नजर डालें तो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से साल 2016 से लेकर 2021 तक 14 करोड़ 45 लाख से भी ज्यादा किसानों ने इस स्कीम के तहत अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और 4 करोड़ 55 लाख से भी ज्यादा किसानों ने फसल बीमा योजना का फायदा उठाया। हमारी कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी सबसे बड़ा कंपनी है जो कृषि बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू कर रहे पूरे देश में। पिछले 6 साल में हमने 15 करोड़ किसानों की एप्लीकेशंस हमने इंश्योर किए हैं, जिसमें से 5 करोड़ से भी ज़्यादा एप्लीकेशन के तहत हमने क्लेम बांटे हैं। हमारा जो क्लेम अभी तक दिया गया है वो करीबन 42,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इस स्कीम का फायदा उठाने वाले किसानों ने खुशी का इजहार किया है। मैंने पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना करवा रखा था और मेरा जो 40% या 55% जो भी था नुकसान था, उस नुकसान का मुझे पूरा प्रॉफिट मिला है और ये बहुत बड़ी एक योजना है, बहुत अच्छी है इसके तहत। बारिश के कारण मेरी गेहूं की फसल खराब हो गई थी, जिस बीमे के कारण मुझे अपनी फसल का उचित मुआवजा मिला, खराब होने का उचित मुआवजा मिला। यह प्रधानमंत्री बीमा फसल योजना के लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूँ। दरअसल इस स्कीम का फायदा उठाने वाले किसानों को काफी कम प्रीमियम भरना पड़ता है। इस स्कीम का फायदा मुल्क का कोई भी किसान उठा सकता है। तो अगर आपकी फसल किसी वजह से खराब हो गई है तो आप भी मरकजी सरकार की इस अहम स्कीम का फायदा उठा सकते हैं और एक मजबूत भारत और खुशहाल भारत की तामीर में अपना ताउन दे सकते हैं। दिल्ली से उर्मिलेश भट्ट की रिपोर्ट, डीडी न्यूज उर्दू खबरें। और खेल की खबरों में टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा ने पैराशूटिंग आलमी कप में खवातीन की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में सोने का तमगा जीता है। मंगल को फ्रांस में मुनक़िदा इवेंट में अवनी लेखरा ने 249.6 के अपने ही आलमी रिकॉर्ड को तोड़कर 2024 पेरिस पैरालंपिक में अपनी जगह पक्की कर ली। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने टोक्यो पैरालंपिक चैंपियन अवनी लेखरा को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में उन्होंने मुबारकबाद देते हुए कहा, आप कामयाबी की नई बुलंदियों तक पहुंचती रहें और दूसरों की हौसला अफजाई करती रहें।
वहीं पैराशूटिंग आलमी कप की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH2 के मिक्स्ड मुकाबले में श्री हर्षदेव रेड्डी ने सोने का तमगा अपने नाम किया। उनके इस कामयाबी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद देते हुए ट्वीट किया, सोने का तमगा जीतने वाले श्री हर्षदेव पर फ़ख्र है। उनका ये आज़म हकीकत में हौसला अफजा है। उन्हें मुस्तकबिल की कामयाबियों के लिए नेक ख्वाहिशात। तो नाज़रीन, खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। इजाज़त दें, आदाब। मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में आपके हर सवाल का जवाब देंगे हमारे माहिर डॉक्टर।